इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 संसाधन एवं विकास। चौथा पाठ है कृषि, भाग 1 कृषि। इसमें पढ़ेंगे कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं उसके बारे में। ठीक है। गुरप्रीत, ये पंजाब की बातें हैं क्योंकि ये गुरप्रीत पंजाब में ही ऐसे लोगों का नाम है। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं, मतलब गेहूं बोने जा रहे हैं, और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डालना है, मतलब अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बेचेगा, मतलब गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर अपनी फसल को बेच डालेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में भेज दिया जाएगा। क्या करने के लिए? डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए उसे भेज दिया जाएगा, ले जाया जाएगा। क्योंकि जब तक हम गेहूं नहीं बेचेंगे तो वहां पे सब चीज खरीदेगा कैसे? कोई नहीं खरीदेगा। देखिए, अभी तक आपने शेयर नहीं किया वीडियो को, शेयर जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही। पौधे से परिकृष्ट उत्पाद तक के पूर्ण रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रिया है। अब चलो प्राथमिक क्रिया देखते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत इन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यायन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। द्वितीय क्रिया इनके संसाधनों से मिलता जुलता है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बनाना इन कार्यों के उदाहरण हैं जो द्वितीय में आते हैं। तृतीय कार्य है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उत्पादक हैं। अब देखो, प्राथमिक क्रिया क्या? हम किसी को बनाए, मतलब हम किसी को उत्पन्न किए, मतलब पैदा किए। ठीक है। द्वितीय हो गया उसका कुछ बनाना। तृतीय हो गया उसको व्यापार कर देना, यातायात में भेजो, व्यापार कर डालो, उसको बीमा दो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, विज्ञापन करो, ये तृतीय में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं कृषि के बारे में। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया। जो खेती बाड़ी करता है वही सर्वोत्तम इंसान होता है। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितनी? 2/3 जनसंख्या। अनुकूल स्थलाकृत मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अब देखो, अनुकूल पानी, मिट्टी और हवा, जलवायु, वर्षा वगैरह ये कृषि के लिए अनिवार्य है। नहीं होगा तो खेती बाड़ी नहीं होगा। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के इन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है, मतलब वहां पे कारक हैं। अब देखो, जितना भी हरा दिख रहा है वो कृषिगत भूमि है। अब देखो इधर से, इंडिया तो पूरा का पूरा कृषिगत ही भूमि है। चाइना में भी कुछ ना कुछ कृषिगत भूमि है और बाकी जगह पर बहुत कम है। लेकिन ये जो देश है इतना में, वहां पर भी खेती बाड़ी बहुत अच्छा से होता है। जैसे यूक्रेन भी बहुत अच्छे से खेती बाड़ी करता है क्योंकि पूरा उसके पास है एरिया।
इधर भी देख लो। चलो नीचे चलते हैं। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन मछली पालन, द्रक्षा कृषि और उद्यान कृषि, ये सब भी आगे हम जानेंगे। देखो, कृषि खेती बाड़ी करना, रेशम उत्पादन कीड़ों को पालना, रेशम निकालना, रेशम को कंपनी में देना, मछली पालन करना, और द्रक्षा कृषि आंकड़ों की खेती करना, गिने चुने। उसके बाद से है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर जिसमें आ जाएंगे उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में आ जाएंगे वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फलों को उगाना। अब देखो शुरू से पढ़ते हैं कृषि तंत्र। कृषि या खेती, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक मतलब खाद, मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह जितना भी मशीन का इस्तेमाल हो, और श्रमिक लेबर। उसके बाद है जुताई बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई। इसकी कुछ शिखाएं हैं, सॉरी संक्रियाएं हैं, मतलब उसके कुछ पार्ट हैं। क्या है? उसके भाग हैं। अब देखो यहाँ पे है जुताई बुआई छिड़काव। सबसे पहला रसायन, बीज, मशीनरी निवेश इसमें करना है। प्रक्रम मतलब खेती में। उसके बाद है निर्गत मतलब उसको काट कुट कर उसको फसल बना लेना। भौतिक निवेश, भौतिक निवेश में होता है मानवीय निवेश, जिसमें आ जाएंगे सूर्य प्रकाश, उष्णता, तापमान, मृदा, ढाल, भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन। जो कौन देता है? किसान ही लाता है, लेकिन खरीद कर लाता है। ये भौतिक निवेश है गया। ठीक है। एक है कृषि भूमि की कृषि उत्पत्ति, और एक है भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। अब देखो हम इसलिए इसको बताते हैं सिंचाई, निराई मतलब सिंचाई, उसको सोहना, देखभाल करना, निराई, कटाई, और उसके बाद सारा पार्ट खत्म हो गया और फसल आ गया। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। क्या आते हैं? डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, अलग अलग तरीकों से। भौगोलिक दिशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि किसे बोलते हैं? अब इसी में आ गया निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर से बता दूं क्या? फिर से बता देता हूं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, परिवार का इस्तेमाल किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद से गहन निर्वाह कृषि, इसमें हम पढ़ेंगे गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करते हैं, बहुत मेहनत करके। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं।
चावल मुक्त फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूची प्रदेशों में प्रचलित है। उसके बाद नीचे पढ़ेंगे आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरीय कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, जिसमें आ जाएंगे कृषि किसान और पशु को जो चराने वाले होते हैं वो आते हैं इसमें आदिम निर्वाह कृषि में। स्थानांतरीय कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जागरण वाले कुछ क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जा सकता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषि नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरीय कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। आ गया समझ में? क्या आया? बस कुछ नहीं, इसको पढ़ना है और दिमाग में फिट करके रखना है। चलवासी पशुचरण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। क्या है? चलवासी पशुचरण। कोई पशु को ले गया, चराने ले गया, फिर आया, अपना जो काम कर रहा है। जिस तरह नीचे देखो चला रहे हैं। यह भारत के राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशु के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग से घूमते हैं, मतलब निश्चित मार्ग में ही घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? इनके वजह से जलवायु गतिविधि और बाधाओं और भूभाग के प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, गाय, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। जरूरत के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन को देते हैं। अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में आ जाएंगे। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है? बिक्री हेतु उत्पादन और पशु को बाजार में लाकर बेचते हैं। पहले तो मेला लगता था जानवरों का, अब तो नहीं लगता है। इसमें विस्तृत कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा अधिक पूंजी। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। क्या क्या शामिल है? वाणिज्यिक अनाज में कृषि, मिश्रण कृषि मतलब मिलकर काम करना, मिलकर लेबर काम करना, और रोपान कृषि शामिल है। किसके? वाणिज्यिक कृषि में। अरे बोएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? घेवड़ा। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से
उगाई जाती है, मतलब व्यापारिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्म से संयुक्त विरल आजादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और अकेले ही केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। बहुत जगह पर गन्ना उग रहा है तो गन्ने उगेगा, धान उग रहा है तो धान उगेगा, गेहूं उग रहा है तो गेहूं ही उगेगा, दूसरा कुछ नहीं उगने वाला। ये सब व्यापारिक स्रोत है। आगे है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। जैसे मिश्रित खेती में क्या आ जाएंगे, कोई भी फसल उगाना और पशुपालन के लिए क्रिया की जाती है, जिसमें फंड देता है कौन सा, खाने पीने वाले का ही काम करते हैं ना यार। फंड देता है आम लोग देगा, नहीं तो जो ऑर्गेनाइज करेगा वो देगा, नहीं तो गवर्नमेंट देगा। रोपान कृषि, कौन सा कृषि, रोपान कृषि। रोपान कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबर, केला तथा कपास के एकल फसल उगाई जाती है। इसे बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन की प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में की जाती है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन, जल के विकास की अनिवार्यता होती है। इसमें आगे जानते हैं रोपान कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कटिबंधीय मतलब पूरा ऐसे जो किसी अलग अलग चीज से जुड़ा हो, मिला जुला हो। ठीक है, जैसे में आ जाएगा मलेशिया में रबर की खेती हो जाती है। ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। अब ये देखिए मुख्य फसलें क्या है, मुख्य फसलें जो इसको पढ़ेंगे हम अगले भाग में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आप अगले वीडियो को भी आप प्यार दो, ध्यान दो और उसको जितना हो सके उतना शेयर करो। धन्यवाद।